राजद्रोह का मुकदमा आप कर दीजिए। मुकदमा डालने में क्या है, एक एप्लीकेशन डालनी है, इसके बाद वो स्वीकार होती है, कोर्ट अगर उसको स्वीकार करता है तो ठीक है, मुकदमा चलेगा। हो सकता है वो खारिज कर दें, हो सकता है वो आगे ले जाएं। नमस्कार, वेलकम टू क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज। हमारा आज का चर्चा का विषय है बाबा रामदेव का एक वीडियो। इसमें बाबा रामदेव अपने एक मित्र का मैसेज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मैसेज पढ़ने के बाद, जब तक मैसेज था तब तक माना जा रहा है कि उनके मित्र के शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैसेज खत्म होने के बाद बाबा रामदेव ने जो उसकी टीका टिप्पणी जब शुरू की है तो वो साफ लग रहा है कि बाबा रामदेव के शब्द हैं। सुबह ही भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं, कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टेरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। बाबा रामदेव के इस बयान ने एक नए विवाद को भारत में जन्म दिया। न केवल भारत में बल्कि विश्वव्यापी विवाद ये एक बन सकता है, और ये विवाद होगा एलोपैथिक ट्रीटमेंट वर्सेस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट्स, या किसी भी तरह के पेशेंट्स के लिए आयुर्वेद से उनको ट्रीट किया जाए, उनका उपचार आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी से उसका उपचार हो। ये एक डिबेट का विषय आगे बनने वाला है। इसी बारे में ऑब्जेक्शन लेते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव को चेतावनी दी है कि वो उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करेंगे। तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और जो कॉमन पब्लिक है, वो ज़रूर ये समझ लें कि आईएमए जब राजद्रोह का मुकदमा बाबा रामदेव पर करने जा रही है तो उसके क्या आधार रहेंगे, या कोई आधार बनते हैं भी या नहीं। यदि मुकदमा दर्ज हो भी गया तो क्या ये कोर्ट में सस्टेन कर पाएगा। तो पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं कि आईएमए क्या बाबा रामदेव पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सकती है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल दर्ज कर सकती हैं, दर्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या राजद्रोह का मुकदमा वहाँ पर सस्टेन कर पाएगा, क्या वो चल पाएगा। देखिए, इसमें डाउट है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। राजद्रोह का मुकदमा आप कर दीजिए। मुकदमा डालने में क्या है, एक एप्लीकेशन डालनी है, इसके बाद वो स्वीकार होती है, कोर्ट अगर उसको स्वीकार करता है तो ठीक है, मुकदमा चलेगा। हो सकता है वो खारिज कर दें, हो सकता है वो आगे ले जाएं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं कि वाकई बाबा रामदेव पर राजद्रोह का मुकदमा बनता है या नहीं बनता है। सबसे अच्छा रहेगा आप इधर उधर की बातें मत सुनिए, सीधा डेफिनेशन पे चलते हैं। सीधा हम चलते हैं सेक्शन 124A IPC, जो कि राजद्रोह को डिफाइन करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजद्रोह जो है ये कानून अंग्रेज़ों के टाइम का है। अंग्रेज़ लाए थे इसको अपने फ़ायदे के लिए, और जो अभी तक हमारे कानून में, हमारे संविधान में अभी तक ये मौजूद है सेक्शन 124A, और इसकी वैलिडिटी पर कई बार जो है पिटिशंस डल चुकी हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बात हो के ये खारिज हो जाती है। आइए देख लेते हैं कि सेक्शन 124A एक्चुअली है क्या, और आज बाबा रामदेव के इस बयान पर अगर आईएमए कोर्ट जाता है तो क्या क्या बेसिस लेके जाएगा, या उसके पास बेसिस हैं भी या नहीं। आइए देख लेते हैं सेक्शन 124A IPC क्या कहता है। Whoever by words either spoken or written, यानी जो कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों द्वारा, चाहे वो बोले गए हों या लिखे गए हों, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, अपने इशारों से या किसी संकेत से, और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। विजिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ हो सकता है कि कोई दीवार पर पोस्टर वगैरह यदि आपने लगा दिए या लिख दिया कुछ, या कोई पर्चे बांट दिए, और अदरवाइज या फिर और भी कोई किसी और प्रकार का जरिया। ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट
यदि घृणा और अवमानना लाने का प्रयास भी किया जाता है या लाई जाती है ऐसी घृणा और अवमानना और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति यदि कोई इस प्रकार का कार्य करेगा, shall be punished with imprisonment for life, उसे आजीवन कारावास हो सकता है, to which fine may be added, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है, और with imprisonment which may extend to 3 years, या फिर 3 साल का कारावास, to which fine may be added, जिसमें कि जुर्माना जोड़ा जा सकता है। तो आपने देखा, आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से इसको बता दिया है। ये डेफिनेशन किसी भी तरह से बाबा रामदेव को सेडिशन के चार्जेस में खड़ा नहीं करती। उसका मेन कारण, जो उसका मुख्य कारण है, वो बता देता हूँ क्यों। द फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एंड सेकेंड थिंग इट शुड ब्रिंग हेट, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, 4 चीज़ें होनी चाहिए। इन चारों चीज़ों के सिवा यदि कुछ और भी है तो यहाँ पर सेडिशन का, राजद्रोह का चार्ज नहीं लगेगा। देखिए, आपको यहाँ पर फ़र्क समझना होगा राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह के बीच में। राजद्रोह जो है वो राजा के प्रति है, जो गवर्नमेंट है उसके प्रति द्रोह जो है वो राजद्रोह है। राष्ट्रद्रोह जो है, जो आपकी मातृभूमि है भारतवर्ष, उसके प्रति द्रोह वो राष्ट्रद्रोह है। तो यहाँ पर मैं साफ कर दूं कि आप राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह को हम बहुत कॉमनली यूज़ कर देते हैं, एक दूसरे का सिनोनिमस, एक दूसरे का समानार्थी शब्द यूज़ कर देते हैं हम इसको, लेकिन इस प्रकार से नहीं है। तो राजद्रोह के बारे में है ये, राष्ट्रद्रोह के बारे में नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये सेडिशन का केस ना हो के 2 पद्धतियों के बीच में जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो इनको मानने वाले लोग हैं, उन दोनों के बीच में जो सेक्ट हैं, जो इन दोनों के बीच में हो सकता है किसी प्रकार का सामंजस्य ना बैठा हो। एक चीज़ और मैं इसमें कहूँगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है वो पूरे देश में लागू है जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है। तो इसके सेक्शन 54 के तहत ज़रूर कोई कार्रवाई की जा सकती है बाबा रामदेव पर। उसमें यह है कि आप किसी प्रकार की रूमर या किसी प्रकार की इस प्रकार की जानकारी फैलाते हैं जो कि तथ्यहीन है, ज़रूर बाबा रामदेव पर कोई कार्रवाई हो सकती है। चलिए, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये विवाद आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों चिकित्सा पद्धतियों का हमारे जीवन में अपना अपना किरदार है, उनकी अपनी अहम भूमिका है। हम दोनों चिकित्सा पद्धतियों की महत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते, उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करता हूं और मिलता हूं आपसे एक नई परिस्थिति, एक नए प्रश्न के साथ, उसके कानूनी विकल्पों पर चर्चा करने के लिए अपने अगले वीडियो में।